हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विज़न में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स, या एक बेहतर उत्तर कैसे लिखें। दोस्तों, काफ़ी दिनों से लगातार मेरे अनेक स्टूडेंट्स मुझसे यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ कोई ऐसी वीडियो लेकर आइए जिससे हम एक बेहतर आंसर लिखना सीख सकें। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स की तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और ऐसी उम्मीद करता हूं अगर वो सभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो एक बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है वो आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम सीधे अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका टाइटल है हाउ टू राइट बेस्ट आंसर या हाउ टू राइट गुड आंसर। तो दोस्तों, एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है, यह बात जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा नाम तारिक राय है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 9 वर्षों का है। इस दौरान मैंने कई हज़ार छात्रों को टीच किया और मेरे पास अनेक ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, या मैं यह कहूँ वो पढ़ने में बहुत ही असाधारण हैं या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बावजूद इसके उनके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो वो अक्सर मुझसे कई प्रकार की शिकायतें करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझसे बार बार एक ही बात रिपीट करते रहते हैं, सर मैं तो एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में कम से कम 10 या 12 पेज लेकर आया था, सर उसके बावजूद भी मुझे फ़ेल कर दिया, या मेरी 2 पेपर में बैक आई है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से एक बेस्ट आंसर लिखने का तरीका सीख सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, एक बेहतर आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमारे लिए यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि लिखना एक आर्ट है। समझ रहे दोस्तों, लिखना एक आर्ट है और यह आर्ट सभी के पास नहीं होती। अगर आपने लिखने की कला सीख ली तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, चाहे आप 12th क्लास में हों या आप बीए कर रहे हों या आप मास्टर्स कर रहे हों, यहाँ तक कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी फर्स्ट रैंक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है, अर्थात एक आंसर का स्ट्रक्चर यानी ढांचा कैसा होना चाहिए। पार्ट 2 में क्वालिटी और फीचर्स को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, अर्थात एक आंसर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ और फीचर्स का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से हम एक बेहतर आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, राजनीति क्या है और राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। जैसा कि दोस्तों आपको पार्ट 1 के अंतर्गत एक डायग्राम शो हो रहा होगा और इस डायग्राम को मैंने एक नाम भी दिया हुआ है, जैसा कि इस कार्टून में मेंशन हो रहा है, और वो नाम क्या है, चीकू। दोस्तों, यह मेरे बेटे का नाम है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर अपने बेटे का नाम क्यों मेंशन किया है। तो दोस्तों, इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि अगर मैं यहाँ पर कोई नाम मेंशन करता तो हो सकता था किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अपने बेटे का नाम मेंशन किया है। दोस्तों, अगर इस कार्टून को देखकर आपको हंसी आ रही हो तो प्लीज़ कुछ समय के लिए अपनी हंसी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं इस कार्टून के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि कार्टून के अंतर्गत, जैसा कि डिस्प्ले में दर्शाया गया है, कार्टून को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो कि हमारा क्या है, फेस, और सेकंड पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है, और थर्ड पार्ट में जो हमारी लेग हैं वो शो की गई हैं। मतलब यहाँ पर जो कार्टून है उसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में उसका फेस है, सेकंड पार्ट जो है हमारा वो हमारा क्या है, मेन पार्ट है, और थर्ड पार्ट में क्या है, हमारी लेग्स हैं यानी हमारी टांगे, जिसके बाद हमारी बॉडी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति की पहचान उसके फेस से होती है, उसी प्रकार से एक आंसर की पहचान उसके इंट्रोडक्शन से होती है। समझ आ रहा है दोस्तों।
और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर 2, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है इंट्रोडक्शन के बाद में, यानी मीनिंग। यानी जो भी हमारा क्वेश्चन है, जिस चीज़ पर या जिस भी टॉपिक पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका मीनिंग बताएंगे हम। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट, यानी जो आंसर में मुख्य पार्ट पूछा गया है, जो मुख्य भाग है वो पूछा गया है। देखो ध्यान रखना, जो मेन पार्ट होता है, जैसे कि हमारा कार्टून के अंदर जो मेन पार्ट है वो बहुत बड़ा दर्शाया गया है, उसी प्रकार से जब हम एक आंसर लिखते हैं, उस आंसर में भी जो हमारा मेन पार्ट होगा या मुख्य भाग होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, राजनीति क्या है, वो तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। उसके बाद हम राजनीति का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद मुख्य भाग यानी मेन पार्ट जो है, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें डीपली एक्सप्लेन करने हैं राजनीति के दृष्टिकोण, कि राजनीति के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। आमतौर पर दोस्तों राजनीति के 3 मुख्य दृष्टिकोण हैं, उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और समुदायवादी दृष्टिकोण। उसके बाद दोस्तों जब हमारा मुख्य भाग कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा मेन पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है क्रिटिसिज्म, जिसे हम बोलते हैं कमेंट या आलोचना। यानी जो भी हमने लिखा, जो भी हमने आंसर लिखा है, यानी उस आंसर के अंदर कोई कमियां तो नहीं है, कोई बुराइयां तो नहीं है। अगर कोई बुराइयां हैं तो हम उस पर कमेंट या टिप्पणी या आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट पार्ट में शो किया हुआ है पॉइंट नंबर 5, जो कि हमारा क्या मेंशन कर रहा है, शो कर रहा है क्रिटिकल इवेल्युएशन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में आलोचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वहां पर ओनली आप आलोचना करेंगे, यानी कि आप ओनली वहां पर सिर्फ कमियां गिनाएंगे उस चीज की, ठीक है ना। लेकिन जब आप क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं, यानी किसी चीज का या किसी भी टॉपिक का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही पक्षों को दर्शाना होगा। ठीक है, तो आप इनमें से 4 पॉइंट भी कर सकते हैं या फिर आप 5 पॉइंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू विश। ठीक है, और इसमें हमारा जो 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट में हम बताएंगे कि वर्तमान समय में प्रासंगिकता, यानी जो भी टॉपिक पर क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम में, यानी वर्तमान समय में उसका क्या रेलिवेंस है, उसका क्या महत्व है या उसकी क्या प्रासंगिकता है। अगर है तो आप लिख दो, नहीं है तो कोई नीड नहीं। तो दोस्तों जैसा कि पार्ट 1 में जो लास्ट पॉइंट है वो मेंशन किया हुआ है कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष या अंत। ठीक है, मतलब जो भी आपने ओवरऑल जो आंसर लिखा है, उस आंसर का जो भी समरी है, यानी जो भी उसका एक तरीके से निचोड़ है, वो आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में लिखना है। तो दोस्तों पार्ट 1 में जो मेरा मोटिव था वो समझाने का मोटिव यह था कि जिस प्रकार से कार्टून को आप देख रहे हैं, दोबारा देखिए एक बार, कार्टून जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट में जो उसका फेस शो हो रहा है, जो मैंने बताया आपको, जिस प्रकार एक व्यक्ति की पहचान उसके फेस से होती है, उसी प्रकार एक आंसर की पहचान उसके इंट्रोडक्शन से होती है। ठीक है, पहले हम लिखेंगे आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन, फिर आते हैं हम सेकंड पार्ट में जो कार्टून में दर्शाया गया है। तो कार्टून में जो हमारा सेकंड पार्ट दर्शाया गया है वो है हमारा बॉडी का मैन पार्ट। ठीक है, तो मैन पार्ट क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम जब आंसर लिखेंगे, हम आंसर में भी अपना क्या लिखेंगे, मैन पार्ट लिखेंगे। उसके अंदर हम बहुत तरह की चीज़ें आएंगी हमारी, मतलब जो पूछा गया है हमारा आंसर में वो हमें लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट शो किया हुआ है हमारी बॉडी, क्या नाम है, कार्टून के अंदर, वो क्या है हमारा, हमारी लेग्स हैं, और लेग्स पर जाकर क्या होता है, हमारी बॉडी का एंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन। उसी प्रकार से पहले हमने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने उसका मेन पार्ट्स लिखा, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, और उसके बाद फिर हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कार्टून वाली ट्रिक है ये काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरीके से समझने के बाद अब हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पार्ट 1 में कि एक बेहतर आंसर लिखने के लिए हमारे पास एक बेहतर स्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, सिर्फ बेहतर स्ट्रक्चर से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक बेहतर आंसर लिखने के लिए उस आंसर में कुछ क्वालिटी और फीचर्स का होना भी बहुत आवश्यक है, जैसा कि सामने आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि सामने आपको डायग्राम शो हो रहा है, और उस डायग्राम के अंदर जो हमने एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है हाउ टू राइट बेस्ट आंसर, और उसके चारों ओर सराउंडिंग मैंने कुछ एरो निकाल रखे हैं। ठीक है, और वो एरो कितने एरो हैं, अराउंड 6 या 7 एरो हैं, और हर एरो जो है कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इन सभी एरो को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें जो हमारा फर्स्ट एरो है वो शो कर रहा है टाइमिंग को।
यानी कि समय। दोस्तों अक्सर ना क्या होता है, हमारे सामने यह प्रॉब्लम होती है कि जब हम आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर लिखते लिखते हमें टाइम का ही नहीं पता होता कि हमें कितना टाइम हो गया उस आंसर को लिखते लिखते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक आंसर को लिखते लिखते हम 1 घंटे, 2 घंटे, यहाँ तक कि हम 2.5 घंटे भी वेस्ट कर देते हैं। पता लगा कि जो हमारे बाकी क्वेश्चंस का टाइम था वो भी हमने इसी में खर्च कर दिया। तो दोस्तों एक बेहतर आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें टाइमिंग पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज आपके जो अदर क्वेश्चन है उनका आपको लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारा सेकंड एरो है वो डिफाइन कर रहा है एक्सपेंशन एंड लिमिट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्तार एवं सीमा। तो दोस्तों क्या होता है, देखो एक आंसर जो है उसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं। यानी एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। विस्तार का मतलब ये नहीं कि आप आंसर को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, स्प्रेड किए जा रहे हैं, स्प्रेड किए जा रहे हैं, कोई लिमिट्स ही नहीं है उसकी। ठीक है, आप आंसर लिखो, विस्तार पूर्वक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस आंसर की एक सीमा भी होनी चाहिए। पता है दोस्तों अक्सर ऐसा कब होता है, जब हम एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पढ़ के गए हों और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और वो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, फिर देखो हम एक बार स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। 10 पेज हो गए, 12 पेज हो गए, 15 पेज हो गए, पता ही नहीं हमारी लिमिट्स क्या है, हम लिखे जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों एक आंसर को किस सीमा के अंतर्गत लिखना है, इसका भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो हमारा इसमें थर्ड एरो है वो हमें मेंशन कर रहा है बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संतुलन। तो दोस्तों जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो एक आंसर में आपका बैलेंस का होना भी बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे मानकर चलो आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जैसे हमारा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के लिए ले ही रखा है कि राजनीति क्या है और राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको पार्ट 1 में बताया था कि राजनीति के मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण हैं, उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और समुदायवादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों यहाँ पर हम बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो 3 दृष्टिकोण है। पता लगा कि हमने जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसके ऊपर 5 पेज लिख दिए और जो मार्क्सवादी और समुदायवादी है उनके बारे में एक एक पेज लिखा है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा, अन्याय कर दिया साथ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के और समुदायवादी दृष्टिकोण के। ठीक है, तो हमारे आंसर में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी अगर हमने 2 पेज में लिखा है उदारवादी तो 2 पेज में मार्क्सवादी, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन इतना डिफरेंस ना हो कि एक हमने आंसर 4 पेज में एक मतलब एक पार्ट लिखा है 4 पेज में, एक लिखा है 1 पेज में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है साक्ष्य, जिसे हम बोलते हैं प्रमाण या एविडेंस या प्रूफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रूफ की बात हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ कोई हमारा केस थोड़ी चल रहा है कि हम कोर्ट में थोड़ी है कि यहाँ पर हमें कोई एविडेंस दिखाना है या कोई हमें प्रूफ दिखाना है। दोस्तों जो एग्जामिनर है ना, जो एग्जामिनर है और आप हैं, आप आपके और जो एग्जामिनर का जो कॉन्टैक्ट है वो कैसे होता है? वो तब होता है जब आप एक बेहतर आंसर लिखते हैं, और एक बेहतर आंसर लिखने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले रखा है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हम बताए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बहुत सारा लिख दिया, राजनीति ऐसी होती है, राजनीति ये है, राजनीति का संबंध शक्ति से है, राजनीति का संबंध आम सहमति से, वगैरह वगैरह। लेकिन हम बताएं कि राजनीति के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है, यह डेफिनेशन दी गई है, उसने ये कहा है, लेकिन किसने कहा है? लेकिन दोस्तों अगर हम इस बात को एविडेंस के साथ लिखें कि जैसे राजनीति के पिता अरस्तु ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है, तो दोस्तों यहां पर हमने एविडेंस दिया, किसने कहा है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो गया। और साथ ही साथ हमने उनकी बुक को भी मेंशन किया, द पॉलिटिक्स। ठीक है ना, तो एक तरीके से आप इस तरीके से लिख रहे हैं कि राजनीति एक मास्टर साइंस है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है उसका सर क्या है, उसका पैर क्या है, मतलब किसने कहा है और किस बुक के अंतर्गत कहा है, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों डायग्राम में जो हमारा 5th पॉइंट है वो है फ्लो, जिसे हम बोलते हैं प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है कि दोस्तों जो आप आंसर लिख रहे हैं उस आंसर में आपका फ्लो यानी प्रवाह होना चाहिए। यानी जो भी आप शब्द लिख रहे हो या जो भी आप वाक्य लिख रहे हो, वो सारे वाक्य जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन कहीं जा रही है, एक लाइन कहीं जा रही है। अगर आपके आंसर में एक फ्लो होता है तो जो टीचर है या जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता है और लास्ट तक उसे पढ़ता रहता है, और जब वो आंसर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो उसको मार्क्स भी देता है, चाहे आपने वो आंसर गलत ही लिखा हो।
लेकिन अगर उसके अंदर फ्लो होगा, वो फ्लो में उसे आंसर को पूरा पढ़ लेगा टीचर, एग्जामिनर, और उसके बाद मार्क्स भी देगा। और जब बाद में उसको देखेगा, अरे ये तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, कुछ और पूछा गया है, बच्चे ने कुछ और लिख दिया है। तो इस तरीके से आपके आंसर में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम में जो हमारा 6 पॉइंट है वो मेंशन किया हुआ है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शब्दों का चयन। तो दोस्तों जब हम एक बेहतर आंसर लिख रहे हैं उसमें शब्दों के चयन का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे हम एग्जामिनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि हम बिल्कुल साधारण शब्द यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि लगातार, तालमेल। इन शब्दों की जगह पर हम निरंतर या समन्वय, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव वर्ड का हमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम्स और है जो स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अक्सर ही प्रॉब्लम होती है। अक्सर क्या होता है कि जब हमारा मीडियम तो हिंदी है, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में हिंदी के साथ साथ बहुत ज़्यादा या बड़े पैमाने पर इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर हो सकता है कि एक दो वर्ड अगर हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो वर्ड लिखा है बहुत ज़्यादा हिंदी में वर्ड समझ नहीं आएगा टीचर को या एग्जामिनर को, तो आप ब्रैकेट में एक या दो वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉपिक हमारा क्या है, राजनीति है। जैसे हमारा टॉपिक ये है, राजनीति के अंतर्गत हम एक लाइन है या एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त अवधारणा है। विवादग्रस्त का मतलब होता है विवादित। ये वर्ड ऐसा है, हो सकता है एग्जामिनर को समझ ना आए, तो आप इसकी जगह ब्रैकेट में लिख सकते हो कंट्रोवर्शियल। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या आवश्यकता से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ ना करें, मेरी आपसे विनती है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो हमारा 7 पॉइंट है इसका डायग्राम में जो शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रस्तुतिकरण। दोस्तों जो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि एक आंसर को आपने कैसे प्रस्तुत किया है। मान लो कि आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग की 3-4 लाइन आपने ख़राब कर दी। अब एग्जामिनर ने देखा कितना गंदा लिखा हुआ है, शुरू में इसने काट रखा है, उसका मूड ख़राब हो गया, वो आंसर को आगे पढ़ेगा ही नहीं और आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं देगा। दोस्तों आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे प्रस्तुत किया है। तो एक तो सबसे अच्छे पहले आपको अपनी जो राइटिंग स्किल है उस पर ध्यान देना होगा, और उसके साथ साथ आपने आंसर में किस तरीके से डायग्राम को मेंशन किया है, कौन कौन सी आपने एविडेंस दिए हैं, ये सारी बातें जो हैं एक प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने दोनों पार्ट्स के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि एक बेहतर आंसर लिखने के लिए हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि एक बेहतर आंसर में कौन कौन सी क्वालिटी और फीचर्स का होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको बेहतर आंसर लिखने का तरीका बताया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।